क्वेश्चन नंबर 15 अब मैं करवाने जा रहा हूं आपको। पास द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो चुकी हैं रियलाइजेशन में, उसके बाद एंट्रीज करनी है। वो कह रहा है स्टॉक 2 लाख, P took over 50% of stock at a discount of 10%. Remaining stock was sold at a profit of 25% on cost. ठीक है, अब इसकी हमने जर्नल एंट्री बनानी है। क्वेश्चन नंबर 15। तो फर्स्ट, सबसे पहले आपने समझना है कि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट कर लो। 2 लाख का स्टॉक है, 50% जो स्टॉक हुआ वो कितने का हुआ, 1 लाख का, और बाकी 50% जो स्टॉक हुआ वो कितने का हुआ, वो भी 1 लाख का हुआ। ठीक है, अब वो कह रहा है पी जो पार्टनर है वो स्टॉक लेकर जा रहा है 10% डिस्काउंट पे। तो 10% डिस्काउंट काट के कितना हो गया, दैट इज 90,000, 90,000 रुपए। ठीक है, और बाकी स्टॉक जो है वो हमने 25% प्रॉफिट पर बेच दिया ऑन कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट यही है हमारी। तो 1,25,000 का हमने सेल आउट कर दिया। तो सबसे पहली चीज, जो पी स्टॉक लेके जा रहा है उसके लिए हम पी को डेबिट कर देंगे। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000। जो स्टॉक बिक गया उसके लिए कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, दैट इज 1,25,000। और क्रेडिट कितना कर देंगे, इन दोनों का टोटल। अब ये मत कहना सर प्रॉफिट और लॉस कहाँ आएगा, वो अपने आप ही डेबिट और क्रेडिट साइड जब टोटल आप करोगे तो वो अपने आप ही फिगर्स आ जाएंगी प्रॉफिट और लॉस की, एक ही बार निकलेगा प्रॉफिट और लॉस। दैट विल बी कॉल्ड रियलाइजेशन प्रॉफिट और रियलाइजेशन लॉस। डेटर 2.25 लाख के, प्रोविजन है 25,000। 20,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बैड। 20,000 रुपए के डेटर्स हमारे डूब गए, तो हमें पैसा कितना रिकवर हो गया, 2,05,000। तो सिंपल सी बात, जो पैसा डूब गया आपने उसकी एंट्री नहीं करनी, जो पैसा रिकवर हो गया उसकी एंट्री करनी। कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,05,000। अब आप कहोगे सर इसको, इसका मतलब क्या हुआ, नुकसान जो है हमारे बैड डेट को हमने रिकॉर्ड क्यों नहीं करा। बैड डेट अपने आप रिकॉर्ड होगा, मैंने कहा था। डेटर्स जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसकी डेबिट साइड पर आते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था लास्ट क्लासेस के अंदर कि अगर कोई प्रोविजन आपने बनाया हुआ है एसेट से रिलेटेड, वो उसकी सामने आ जाएगा बिल्कुल। तो ये मेरे डेटर्स 2.25 लाख और प्रोविजन जो है 25,000। ठीक है, ये दोनों मैंने लिखे। अब डेटर्स रियलाइज हुए, डेटर्स रियलाइज हुए तो एंट्री होगी बाय कैश। कितने, अगर 20,000 रुपए डूब गए 2.25 लाख में से, 2,05,000 रुपए के डेटर्स रियलाइज हो गए। ठीक है, अब देखिए यही है ना, हाँ जी। तो 2,05,000 प्लस 25, 230 माइनस 225, तो 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बेटा 25,000 रुपए का नुकसान तो आप मान के चल ही रहे थे ना, प्रोविजन बनाया हुआ था, और जिसमें सिर्फ 20,000 डूबा है, तो आपका 5,000 का फायदा हो गया। ठीक है, सी पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू जिसकी 12.5 लाख है, सोल्ड फॉर 15 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। 12.5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख की बिक गई और 2% ब्रोकर ने कमीशन चार्ज कर ली। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा आप इसकी एक सिंगल एंट्री, अच्छा ये बिग अमाउंट है तो बैंक में आना चाहिए, लेकिन मैं अभी कैश की एंट्री कर रहा हूं। कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट, देखिए 15 लाख रुपए की सेल हुई है जिसपे 2% कमीशन चार्ज हुई है, जो 2% इज 30,000। तो यहां पर आप नेट अमाउंट से एंट्री कर दो तो बेटर रहेगा। 14,70,000 की 15 लाख की चीज बिकी और 2% हमने उसको निकाल के हमारे पास तो 14,70,000 आया। मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 6 लाख है वाज हैंडेड ओवर टू क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो देयर विल बी नो एंट्री। अब आप समझ ही गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। एक मशीनरी हमने क्रेडिटर को दे दी, तो क्रेडिटर्स भी खत्म, मशीनरी भी खत्म, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड से अमाउंट राइट ऑफ हो गए, तो हमें उसको कुछ नहीं करना। इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है, 125% पे रियलाइज हुई है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 का 125%, दैट विल बी 75,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, goodwill of 75,000 and prepaid fire insurance of 10,000.
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, ये कह रहा है गुडविल है 75,000 की, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है 10,000 का। देखिए ये जो एसेट्स है ना, ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर तो आती हैं, लेकिन वी कैन नॉट बी श्योर कि ये बिक रही हैं, तो इसलिए आप इनको रियलाइज ना करें। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन कुछ कहता है तो आपको इसकी कोई रियलाइजेशन एंट्री अपनी मर्जी से पास नहीं करनी। इसलिए ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास गुडविल है 75,000 और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है 10,000 का, तो आपको इसको बॉदर नहीं करना, आप इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। सिर्फ बता रहे कि मेरे पास ये चीजें हैं, बिकी नहीं बिकी, बिकने वाली है नहीं। पहली चीज, प्रीपेड जो इंश्योरेंस होते हैं उनकी रिकवरी नहीं होती, और जो गुडविल है वो कितने की बिकी वी आर नॉट श्योर, क्योंकि इसकी कोई रेडी मार्केट नहीं होती गुडविल की। जैसे इन्वेस्टमेंट अगर कोई बोले, जैसे मेरे पास गोल्ड रखा हुआ है तो वो उसकी रेडी मार्केट है, बिक जाएगा, तो उसकी हम उसको बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गुडविल को हमने सेल किस वैल्यू पे करें, इट इज नॉट मेंशन, सो वी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री। There was an old furniture in the firm which had been written off completely in the books। इसका मतलब है फर्नीचर को हम जीरो कर चुके हैं अपनी बुक्स में, जिसको 10,000 का बेच दिया, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं स्क्रैप सेल हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर फर्नीचर सेल हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। इसके बाद Z जो ओल्ड कस्टमर है whose account for 20,000 was written off as bad, ये पहले भी कर चुके हैं, ये पैसा डूब चुका था in the previous year, paid 60%, इसने 60% पैसा दे दिया, तो ये पैसा तो पहले ही डूब चुका था, तो जो पैसा आ रहा है वो आने दो, ठीक है। तो 20,000 का 60% 12,000 रुपीज की हम रिकवरी दिखा देंगे, दैट्स इट। ये भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट की रिकवरी है। टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000। Trade creditors 1,06,000, अच्छा, P undertook to pay Mrs. P's loan. Mrs. P is not a partner, it is an external liability, तो P Mrs. P की liability को लोन को पे कर रहा है, तो in that case entry will be realization। जब कोई liability पे होती है उसकी एंट्री क्या होती है, realization to cash, तो यहाँ realization to P's कैपिटल आ जाएगा। कितने का लोन है, दैट इज 50,000, 50,000। लास्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स 1,60,000 के हैं, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 54,000। क्रेडिटर्स जो है 1,60,000 के हैं, आधे क्रेडिटर्स को हमने प्लांट एंड मशीनरी दे दी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 54,000। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे वैल्यूएशन की बात आ गई है। 1,60,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं, जिसको हमने 1,60,000 में से, एक मिनट, 54,000 की हमने मशीन दे दी, ठीक है। तो बच कितने गए, बच गए हमारे, दैट इज 96,000, 96,000 के हमारे क्रेडिटर्स बच गए, 96 नहीं, 1,06,000, ठीक है। अब वो कह रहा है एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16,000। एक मिनट, ठीक है, दोबारा से लिखिए इसको। 1,60,000 के क्रेडिटर्स हैं, हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी, तो आधे क्रेडिटर्स जो 80,000 के हैं, इनको हमने प्लांट एंड मशीनरी दे दी 54,000, ठीक है। अब ये रह गए 26,000 के, कह रहा है एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स, ये हमने कैश पे कर दिया, तो इसकी एंट्री नहीं होगी, सिर्फ 26,000 पेमेंट की एंट्री होगी। अब बाकी आधे की बात करते हैं। बाकी जो 80,000 के क्रेडिटर्स हैं, वो कह रहा है, एक मिनट, इनको भी जो कैश पे कर रहा है 16,000 डिस्काउंट के बाद पे कर रहा है, तो इनको कैश की जो पेमेंट हो रही है सिर्फ 10,000 कैश पे कर रहा है, तो इस अमाउंट की एंट्री करनी है हमने। नेक्स्ट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड 90% इन फाइनल सेटलमेंट, तो इनको हमने 10% का एक तरह से डिस्काउंट दे दिया और इनको हमने 72,000 की पेमेंट कर दी। आई रिपीट, 1,60,000 के क्रेडिटर्स, आधे को हमने मशीन दी 54,000 के रेट में, बच गए 26,000। 26,000 वालों को हमने 16,000 डिस्काउंट पे पेमेंट करी, मतलब हमने 10,000 ही दी। बाकी आधे जो है 80,000 के, उनको हमने 90% पेमेंट करी 72, तो टोटल हमने कितनी पेमेंट करी है, 82,000 की। तो बस इसी की एंट्रीज हमने करनी है, रियलाइजेशन टू कैश
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80 2000, बाकी और किसी चीज की एंट्री नहीं होगी।